नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज में किया 300 बेड के कोविड-19 अस्पताल का शुभारंभ। पंतनगर और देहरादून में जल्द अस्तित्व में आएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के अनुसार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। पूरी तरह से हटाया गया रात का कर्फ्यू। खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा नदी। बनबसा बैराज से छोड़ा जाएगा पानी। मौसम विभाग ने 3 जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। और चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नीति घाटी की महिलाओं को दी सिलाई मशीनें। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की योजना। महिला समूहों के उत्पादों को मिलेगा बाजार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उधम सिंह नगर में पंडित राम सुमेश शुक्ल स्मृति राजकीय मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के कोविड-19 अस्पताल का शुभारंभ किया। साथ ही जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। उन्होंने जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति, व्यवस्थाओं और विकास कार्यों की भी समीक्षा की। पंतनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने, रुद्रपुर में कोलकाता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 1000 एकड़ जमीन की स्वीकृति के साथ ही रुद्रपुर में टर्मिनल मंडी बनने से जिले के विकास में तेजी आएगी। इसका सीधा फायदा राज्य के किसानों, काश्तकारों और उद्यमियों को मिलेगा। पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, देहरादून का एयरपोर्ट इंटरनेशनल बने, तो दोनों के लिए कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है। क्योंकि उधम सिंह नगर में जो लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड है, वहां पर उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। देहरादून में हमको कुछ विस्थापन की आवश्यकता पड़ सकती है। कैबिनेट ने उसके लिए विस्थापन के लिए पैसे की व्यवस्था पहले हम लोग कर चुके हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा प्रोग्राम था या बड़ा उनका एक इच्छा थी कि यहाँ पर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले के टिहरी बांध विस्थापित क्षेत्र पशुलोक ऋषिकेश के 7 गांवों, हरिद्वार जिले में टिहरी विकास नगर और टिहरी बंदरा कोटी को राजस्व ग्राम बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व ग्राम बनाए जाने से इन गांवों के लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी हुई है। राजस्व ग्राम बनने से लोगों को अब सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही ग्राम पंचायतों का गठन भी होगा। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत 1 अगस्त से गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से मिले सुझावों के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार रात में जारी कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। 5 अगस्त से योग और जिम जैसे संस्थान खोले जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से SOP जारी की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को भी सुरक्षित दूरी बनाए रखकर मनाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सीमित आधार पर अनुमति होगी, जिसे चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाएगा। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और असेंबली हॉल जैसी जगहों के अलावा बड़ी भागीदारी वाले समारोहों को अनुमति देने के बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से तय की जाएंगी और उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों से के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्य में दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए पास की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत बाहर से आने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य में अब प्रतिदिन बाहर से आने वाले 1500 लोगों के ही पास बनाए जाएंगे। 1500 पास पूरे होने के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक कार्यों से आने वाले लोग जिला प्रशासन की ओर से जारी मेल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए प्रतिदिन 50 ही पास बनाए जाएंगे। जो 1500 पहले पूरे हो जाएंगे वो 1500 लोग आ पाएंगे और हमें डेली का डेली पता चल जाता है कि कितने लोगों को आना है। अभी चूंकि एक व्यवस्था हमने बॉर्डर पर भी ये कर दी है कि पास के बाद हम मैनुअल जो एंट्री किया करते थे, अभी हमने उसे शिफ्ट कर दिया है अपना जो हमारा GST का बैरियर है वहां पर। तो वहां पर इंटरनेट की व्यवस्था अच्छी है, तो हमने वहां पर भी ये कर दिया है कि ऑनलाइन ही उसी में ही पास नंबर डाल करके वो इमीडिएटली ही उनको चेक करके संबंधित जो वार्ड है उनके जो सर्वेलांस के नोडल है उनके ऐप में वो चला जाता है
तो ये व्यवस्था भी हमने की है। और ये 1500 का नंबर में डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई कैप नहीं है, ये 1500 नंबर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर पूरे राज्य के लिए। वहीं प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 279 नए मरीज मिले। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 6,866 हो गई है। राज्य में अब तक 72 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 2,945 है और 3,811 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चंपावत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसको देखते हुए नदी के किनारे रहने वालों को अलर्ट किया गया है। नदी का जलस्तर 1,10,000 क्यूसेक तक पहुंचने के बाद अब बैराज से पानी छोड़े जाने की भी तैयारी है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ ब्रिजेश मौर्य ने बताया कि शारदा नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक होने पर बैराज पर रेड अलर्ट माना जाता है। उन्होंने बताया कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर समेत अन्य इलाकों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। जो अभी की पोजीशन है शारदा बैराज पर, इस समय 1,10,000 क्यूसेक पानी पास हो रहा है। और ये पानी जो है चूंकि ऊपर बाढ़ वर्षा ज़्यादा हुई है, इसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है। ये बेसिकली जो नदी का भाग है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और लखीमपुर इस क्षेत्र में ज़्यादा जाता है। उधर इसके पानी से थोड़ा बाढ़ वाला जो आसपास की आबादी है, गांव है, उनको ये अफेक्ट करते हैं। हम लोग जैसे 1 लाख से ज़्यादा पानी जैसे ही होता है तो बैराज पे आवागमन बिल्कुल बंद कर देते हैं। बाकी हर प्रत्येक घंटे पर निरंतर सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तराखंड के और यूपी के, लखनऊ तक सब जगह भेजी जाती है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा प्रदेश में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। देश में 35 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है, जिसमें स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में किए गए बदलाव से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, इससे क्या लाभ होंगे, इसको लेकर लोग खासे उत्सुक हैं। शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव बताया है। रिटायर्ड प्रोफेसर सच्चिदानंद भट्ट ने कहा कि नई नीति से विद्यार्थी प्रयोगात्मक ज्यादा सीख पाएंगे, रटने रटाने की नीति समाप्त होगी और बच्चों को अपना हुनर पहचान करने और बुद्धि कौशल को निखारने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। डीबीएस कॉलेज के रिटायर्ड प्राचार्य डॉक्टर ओपी कुलश्रेष्ठ ने कहा कि नई शिक्षा नीति सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विदेशी शिक्षा संस्थानों को भारत में खोलने का रास्ता बनाया गया है, उससे शोध के क्षेत्र में बड़े सुधार आएंगे। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा को पूरी तरह से बदल देगी। पहले 10+2 सिस्टम था स्कूल एजुकेशन के लिए। इसमें 3 साल प्री प्रिपरेटरी एजुकेशन सिस्टम जोड़ दिया गया है। 5+3+3+4 ये सिस्टम जोड़ दिया गया है। 5 जो पहला स्पेन है, इसमें हम फाउंडेशन लिटरेसी, न्यूमरेसी उसका हम ध्यान रखते हुए बच्चों को हम एजुकेशन देंगे। और मिडिल एजुकेशन के बाद हमारा 4 ईयर का सिस्टम होगा। जो प्रेजेंट जो बोर्ड सिस्टम है, इंटरमीडिएट बोर्ड सिस्टम है, इसमें सेमेस्टर प्रणाली का समावेश किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में बहुत ही एक अच्छा एक गार्जियन की तरह रिलेशन स्थापित होता है। इसमें लक्ष्य तय किया गया है कि 2025 तक हम 100% GER प्राप्त करेंगे। ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने पिछले दिनों जिले की तिब्बत चीन सीमा से लगी नीति घाटी का दौरा किया था। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने जिलाधिकारी से सिलाई मशीन दिलाने की मांग की थी। इस क्षेत्र में महिलाएं हस्तशिल्प में पारंगत हैं, लेकिन संसाधन नहीं है। हस्तशिल्प ही घाटी के ग्रामीणों के रोजगार का मुख्य जरिया है। महिलाओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने महिला समूहों के लिए 8 सिलाई मशीन और 7 नीटिंग मशीनें खरीदकर ग्रामीण महिलाओं को भेजी। सभी जिला अधिकारी महोदय के द्वारा यह मशीनें मिली है, जिसमें अपने रोजगार करेंगे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम सब लोग घर में बेरोजगारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महिला समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि जिस काम को हाथ से करने में 10 से 15 दिन लगते थे, उस काम को अब 1 दिन में ही कर सकते हैं। इससे उनकी कमाई भी अच्छी होगी।
डीएम साहब आई थी, उन्होंने हमको किशोर आए हैं और हम बेरोजगार हैं और विधवा महिला भी है और बच्चे हमारे सारे बेरोजगार हैं। आज हमें निटिंग मशीन द्वारा रोजगार मिला। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे महिलाओं को अधिक से अधिक परंपरागत वस्त्र तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे महिला समूहों की आजीविका भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि महिला समूहों के तैयार किए गए वस्त्रों के विपणन की व्यवस्था भी कराई जाएगी। आज निटिंग मशीन्स कई सारे समूहों को लगभग 15 मशीन्स निटिंग और सुइंग की मशीन्स उनको दी गई हैं, जिससे कि उनकी आमदनी और ज़्यादा बढ़ सके, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ सके। और अभी महिलाओं ने ही स्वयं अवगत कराया कि जितना वो अभी 15 दिन में एक स्वेटर बिन पाते हैं और ये मशीन की मदद से वो एक दिन में एक स्वेटर तैयार कर सकेंगे और इससे उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ेगी। अल्मोड़ा के विकासखंड हवालबाग के जोली सीलिंग पंचायत के खड़कुना गांव की महिलाएं पिरुल से राखी बना रही हैं। जीबी पंत राष्ट्रीय विकास संस्थान की ओर से पिरुल और अन्य बेकार पड़ी चीजों को उपयोग में लाकर आजीविका संवर्धन योजना चलाई जा रही है। इसी के तहत खड़कुना गांव की महिलाओं को 4 दिन राखी बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। जीबी पंत राष्ट्रीय विकास संस्थान के केंद्र प्रभारी डॉक्टर GCS नेगी ने बताया कि इसका उद्देश्य आजीविका में वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि महिलाओं का समूह बनाकर रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए पिरुल से राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। आने वाले 5 साल के लिए आप एक ग्राम समूह चुनें और उस ग्राम समूह में आज तक जो संस्थान ने जो भी इस तरह के शोध काम कार्य किए हैं, जो ग्रामीण आजीविका से संबंधित हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, उन कार्यों को अब आपका समय आ गया कि उन कार्यों को उन लोगों के मध्य में जाके उनको वहाँ पर विस्तार देना है उन कामों को, ताकि उनकी आय वृद्धि हो सके और वो पर्यावरण संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा सके। हिमालयी आजीविका संवर्धन में शोध कर रही दीप्ति भोज भी महिलाओं को आजीविका संवर्धन की जानकारी तो दे ही रही हैं, साथ ही महिलाओं को मार्केटिंग के भी गुर सिखा रही हैं। महिला समूहों से जुड़ी रेखा लोहनी, कंचन लोहनी और आशा देवी ने इसे उपयोगी बताया। राखी बनाने का हमें अवसर दिया पर्यावरण संस्था वालों ने, हमें बहुत अच्छा लगा और हम सोच रहे हैं कि ये कार्य आगे से आगे बढ़े। बाकी हमारे गांव की जो बेरोजगार महिलाएं हैं वो ये कार्य ऐसे करें। बाकी जो हमारे नौजवान ये लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, उन्हें कहीं रोजगार मिलने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कि उन्हें भी कोई कार्य यहाँ मिल जाए। हम गांव में काफी मिलते हैं हम लोगों को पिरुल, क्योंकि हम लोग उसको जानते नहीं है, खाली ऐसे वेस्ट करते हैं। तो इसकी कीमत हमें आज पता लग रही है कि हम इसका क्या क्या कर सकते हैं। इतनी अच्छे राखियाँ बनाई हैं हम लोगों ने, तो हम चाहते हैं कि हमारा गांव का नाम काफी आगे हद तक जाए। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ ही देश और विदेश के जानकार, महाविद्यालय के प्रोफेसर और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की आयोजन सचिव डॉक्टर स्वाति नेगी ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को सचेत करना है कि प्रकृति को जो अपनाएगा, प्रकृति उसे ही अपनाएगी। प्रकृति को जो अपनाएगा, प्रकृति ही उसे अपनाएगी। आज पर्यावरण की शिक्षा देना केवल विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का कार्य नहीं है, बल्कि हमें समाज में प्रत्येक जनमानस को जागरूक करना होगा कि वह पर्यावरण के प्रति सचेत रहे। सामाजिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तनु मित्तल ने कहा कि जैव विविधता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह वेबिनार सभी विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए लाभप्रद होगा। इसका जो विषय है वो है सतत विकास और पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण। इसके ऊपर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में देश विदेश से अनेकों विशेषज्ञ सम्मिलित हुए हैं। आप सभी ने जैव विविधता संरक्षण, जो कि हम सभी जानते हैं ये एक ज्वलंत मुद्दा है, और इस ज्वलंत मुद्दे पर आज सभी हम लोगों ने उन विचारों को आमंत्रित किया है। साथ ही साथ हमने उन प्रश्नों को भी अपनी वेबिनार में आमंत्रित किया है, जिसके माध्यम से हम जो जैव विविधता संरक्षण के किस प्रकार इसको और बचा सकते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उधम सिंह नगर मेडिकल कॉलेज में किया 300 बेड के कोविड-19 अस्पताल का शुभारंभ। पंतनगर और देहरादून में जल्द अस्तित्व में आएंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोरोना से निपटने के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। अनलॉक 3 की गाइडलाइन के अनुसार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर। पूरी तरह से हटाया गया रात का कर्फ्यू।
खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा नदी, बनबसा बैराज से छोड़ा जाएगा पानी। मौसम विभाग ने 3 जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। और चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने नीति घाटी की महिलाओं को दी सिलाई मशीनें। हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की योजना, महिला समूह के उत्पादों को मिलेगा बाजार। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।